बनकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इस मार्च में आप लोगों को क्या क्या चीजें और देखनी चाहिए या क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, चाहे वो अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो बिजनेस का मालिक हो या कोई भी अवेयर्ड पर्सन हो जो कि अपना रिटर्न और अपने इनकम टैक्स के बारे में वो एक सचेत नागरिक है और इनकम टैक्स में सेविंग भी करना चाहता है, जहां जहां पे जो पॉसिबिलिटीज है उसको पूरा अवेयर्ड तरीके से वो प्लानिंग करना चाहता है। तो टैक्स प्लानिंग के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जैसे हमारे पास एक ओल्ड रेजिम है और एक न्यू टैक्स रेजिम है, ये दो टैक्स रेजिम हमारे पास अवेलेबल है। टैक्स प्लानिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू इंश्योर टैक्स एफिशिएंसी। इसका मतलब टैक्स को प्रॉपरली हम लोग एफिशिएंटली जितना जरूरत है केवल उतना ही हम लोग पे करें, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी सारे टूल्स हम लोगों को दिए हुए हैं जिस टूल्स को यूज करके हम लोग टैक्स को बचा सकते हैं या फिर टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। बचाना वर्ड तो नहीं है, आप ज्यादा पे करते हो या तो आप सही पे करते हो, तो हम लोग सही पे करेंगे तो ही हम लोग टैक्स एफिशिएंट हो जाएंगे। एक्सेस पे करने का कोई जरूरत नहीं है। टैक्स प्लानिंग एसेंशियल पार्ट है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो भी रहते हैं जिसका फाइनेंशियल प्लान होता है उसके लिए टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। टैक्स लायबिलिटी कई तरीके से रिड्यूस करने का ऑप्शन इनकम टैक्स ने खुद दिया हुआ है ताकि आप उसको प्लान करें। एक और वर्ड आता है टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी, तो आपको टैक्स की चोरी करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो टैक्स प्लानिंग बस करिएगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टेक होम सैलरी, अगर आप वेतनभोगी हो तो अधिकतम सैलरी घर पे ले जा सके उसका इंश्योर करने के लिए आज का वीडियो समझो। और रिटायरमेंट बेटरमेंट के लिए और सेविंग हैबिट बढ़ाना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, राइट। रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इंडियन लॉज में बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि रिटायरमेंट प्लान को सपोर्ट करता है। सेक्शन 80C से 80U जितने भी डिडक्शंस है वो सारे डिडक्शंस लेने का पूरा अधिकार रहता है रिटायरमेंट प्लान। तो अब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेशन होता है, इसमें जितना टोटल इनकम आता है पांचों हेड। पांच हेड कौन सा है? सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, आपका कैपिटल गेन हो गया और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांच हेड से अगर मिला देंगे तो वो टोटल इनकम आ जाएगा जिसमें डिडक्शन माइनस किया जाता है सेक्शन 80C से 80U तक का। दोस्तों अब 80C में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, चाहे बच्चों का ट्यूशन फीस होगा, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हाउसिंग लोन का होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होगा, सीनियर सिटीजन का सेविंग स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया होगा, यूलिप यूलिप जो प्लान होता है उसमें अगर आपने डाला होगा, ईएलएसएस में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में डाला होगा या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, ये सारे कंडीशन में ये सेक्शन 80C में जाता है और 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल सकता है। तो इससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, केवल अगर छूट ले रहे हो तो। लेकिन अगर आपका ये सारा मिलाकर भी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख से कम है और आप चाहते हो कि कोई इन्वेस्टमेंट करो तो इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो 1.5 लाख रुपए तक, राइट। अब आते हैं एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे। सेक्शन 80 के अनुसार अगर आपने एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो उसकी छूट मिलने वाली है। सेक्शन 80CCD में नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपने पैसे लगाए तो अप टू 50,000 रुपए आपको छूट मिलेगी। 50,000 रुपए तक का छूट आप जरूर ले सकते हो। 80D बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बता दूं सेक्शन 80D जो है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया होगा अपनी फैमिली के नाम पे, मतलब आप हो गए, आपके पार्टनर हो गए और आपके बच्चे हो गए, ये मिलाकर 25,000 रुपए तक वैसी छूट रहती है। लेकिन आपके माता पिता इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। अगर आपके माता पिता भी साथ रहते हैं और आप उनका भी कोई इंश्योरेंस लेते हो और वो इंश्योरेंस 50,000 रुपए तक है तो उसका भी पूरा छूट मिलने वाला है। इसका मतलब टोटल 75,000 रुपए तक का सेक्शन 80D में आप बेनिफिट जरूर उठा सकते हो। 80G का जो डिडक्शन रहता है, ये 80G का डिडक्शन में ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन करते हैं ऐसे डोनेशन, तो वहां पर सर्टिफिकेशन अगर आपको मिलता है तो उस केस में आपको 100% अमाउंट का छूट मिल जाता है जितना भी आप डोनेशन करते हो, या फिर अपने इनकम का 10%, दोनों में से जो कम हो वो आपको छूट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, राइट। और अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ट्रस्ट है या फिर सोसाइटी जिसमें आप 80G का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 50% या फिर टोटल इनकम का 10%, दोनों में से जो कम हो उसकी आपको छूट मिलेगी। अब इसके आगे आते हैं, दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? 50,000 रुपए तक की आपको छूट मिलेगी। उसके बाद हाउसिंग रेंट अलाउंस में तीन में से ABC में जो सबसे कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। सबसे पहला A क्या है? जितना भी आपको अलाउंस मिला वो वाला अमाउंट है। B क्या है? जितना आपने रेंट दिया उसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, उसमें डेली अलाउंस ऐड करके जो आएगा उसका 10% हम माइनस कर देंगे। तीसरा, टोटल सैलरी का 50% मेट्रो सिटीज के लिए और 40% दूसरे सिटीज के लिए ये माइनस होने वाला है, राइट। तो ये तीनों में से जो कम होगा वो अमाउंट हाउसिंग रेंट अलाउंस में छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट है लीव ट्रैवल अलाउंस। ये अलाउंस क्या रहता है? जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है इंडिविजुअल, वो क्लेम किया जाता है और ये कितने बार क्लेम कर सकते हैं? ये 4 साल में 2 बार क्लेम किया जा सकता है। तो वो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा या जो अलाउड होगा, दोनों में से जो कम होगा वो
आपको मिल जाएगा। तो नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन कैसे होगा? द इनकम टैक्स इज ऑलवेज लेविड ऑन द नेट टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स जो लगता है हमेशा नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है। तो और नेट टैक्सेबल इनकम क्या होता है? वो जो ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड का वो आ जाएगा, माइनस ये जितना टैक्स सेविंग का सेक्शन 80C से 80U का जो अभी हमने ये सारे देखे वो आ जाएगा। इसके अलावा आप देखिए ये जो कैलकुलेशन होगा ये कैलकुलेशन किया जाएगा ओल्ड रेट पे। अब न्यू रेट पे अगर आएंगे तो टैक्स रेट, कंडीशन, डिडक्शन, ये सारी चीजों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। लेकिन डिडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ये आप देखिए एग्जिस्टिंग रेट, ओल्ड रेजिम और ये न्यू रेजिम, ये दोनों ये कंपैरिजन चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन तो जैसा मैंने बताया वो आएगा, लेकिन पहले क्या होता था 2.5 लाख रुपए में 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगता था, चाहे वो 60 ईयर से कम हो, चाहे 60 ईयर से ज्यादा हो या 80 ईयर से ज्यादा हो, जो अभी भी नहीं लगता। न्यू वाला और ओल्ड वाले में से आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक 60 ईयर से कम वाले को 5% लगता था। तो हम लोग ये 5 लाख तक देख लेते हैं, राइट। ये 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक कितना होगा? न्यू रेजिम में 5% ही लगने वाला है और ओल्ड रेजिम में भी 5% लगने वाला है। लेकिन 60 ईयर से ज्यादा वाले को नील लगता था, 80 ईयर से ज्यादा वाले को भी नील लगता था, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, वो अलग बात है कि उस पर रिबेट मिलकर कुछ भी नहीं होगा। कुल मिलाकर ये जो 5 लाख रुपए तक अगर आपका आएगा ना, तो 5 लाख रुपए तक में आपको छूट मिल जाने वाली, टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 7.5 लाख में 20% है ओल्ड रेजिम में, नए वाले जो नियम है उसमें 10% है। 7.5 से 10 लाख में पुराने वाले में 20% है, नए में 15% है। 10 लाख से 12.5 लाख में पुराने वाले में 30% है, नए में 20% है। 12.5 लाख से 15 लाख में पुराने में 30% है, नए में 25% है। 15 लाख से ज्यादा अगर है तो पुराने में भी 30% था, अभी भी 30% है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर बार ओल्ड और न्यू का कैलकुलेशन आप करिए। कैलकुलेशन करने के बाद में जिसमें आपको लग रहा है कि टैक्स कम आ रहा है वो वाला आपको चूज करने का पूरा ऑप्शन रहेगा। अब नया स्कीम अगर आपको अप्लाई करना है, ये आपके लिए ऑप्शन है, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो पुराने स्कीम पे चल सकते थे, ये आपके लिए ऑप्शन है कि नया स्कीम अप्लाई कर सकते हो। नए स्कीम के लिए अगर करोगे तो आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंडीशन कौन कौन सा सेटिस्फाई करना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले द फॉलोइंग एग्जेम्पशन रिडक्शन नीड्स टू बी फॉरगोन टू अवेल बेनिफिट ऑफ न्यू रेजिम। इसका मतलब ये नए वाले में आपको दिख तो रहा है कि यहाँ पे रेट कम है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिसका छूट नहीं मिलेगा। तो किसका छूट नहीं मिलेगा नए वाले में? सबसे पहले लीव ट्रैवल कंसेशन जो हमने ऊपर बताया कि 4 साल में 2 बार मिलेगा, उसकी छूट नहीं मिलेगी। हाउसिंग रेंट अलाउंस का भी छूट नहीं मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा छूट है, इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। और स्पेशल अलाउंस भी कुछ कुछ नहीं मिलेगा, जैसे चिल्ड्रन अलाउंस नहीं मिलने वाला है, हॉस्टल अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, डीएम अलाउंस नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा, एमपी एमएलए का अलाउंस नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली। स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ कि हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 जो ब्याज है सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा फायदा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उसका भी छूट नहीं मिलने वाला है। चैप्टर 6 के हिसाब से 80 सीसीडी का भी पूरा कोई छूट नहीं मिलने वाला, और 80 डबल जे डबल ए न्यू एम्प्लॉयमेंट वाला ये भी आपको छूट नहीं मिलने वाला, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिडक्शन और एग्जेम्पशन ओल्ड रिजीम का मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए आएगा ही आएगा, और प्रोफेशनल टैक्स अगर लगा है तो प्रोफेशनल टैक्स का छूट मिलने वाला है। 80C का मिलेगा, 80D का मिलेगा, हाउसिंग लोन का ये मिलेगा ओल्ड रिजीम में, राइट। तो ये हमारा अलग अलग ऑप्शन में एक कैलकुलेशन है, राइट। और पुराने और नए को कंपेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास हाउसिंग लोन है तो हाउसिंग लोन वाले लोगों को हमेशा पुराना वाला स्कीम लेना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट अगर उसमें 2 लाख रुपए का छूट मिल रहा है उस पर 30% बोलेंगे तो 60,000 की वैसी बचत हो जाती है, उसके नहीं रहने से आपको दिक्कत होने वाला है। दूसरा सैलरी वाला जिसको हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है तो उसको भी मेरे ख्याल से नया वाला नहीं लेना चाहिए, ओल्ड वाला लेना चाहिए। लेकिन हर चीज में ओल्ड और न्यू का कैलकुलेशन करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, ये जस्ट मैंने एक ऑप्शन जैसा लिखा हुआ है और ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। तो एक क्विक मैं आपको रेफरेंसर बता रहा हूं कि सबसे पहले आप अपना ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करिए, और ग्रॉस टोटल इनकम के हिसाब से अपना सेविंग को प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि सेविंग आप प्लान करोगे, अभी मार्च चल रहा है, अभी भी कुछ करना है तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट का जो सेविंग है वो आप करना चाहते हो उसको सही जगह पे कर लीजिए। अपने फंड को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में आप डिवाइड करके डालिए, खाली शॉर्ट टर्म में मत डालिए, ना तो खाली लॉन्ग टर्म में डालिए, राइट। सेव योर फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेविंग में पैसा रख सकते हो, एफडीआर में पैसा रख सकते हो, पीपीएफ में पैसा रख सकते हो, आरडी में पैसा रख सकते हो,
और मेडिक्लेम आपको लेना चाहिए। 80D वाले में मैंने बताया था 75,000 रुपीज की छूट है, 25,000 रुपए आपको और आपके परिवार के लिए, लेकिन मम्मी पापा का अलग से 50,000 रुपए का छूट मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए लोगे उसका छूट मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन जो पेरेंट है उनके लिए भी मेडिक्लेम जैसे मैंने बताया वो ले सकते हो। और नए ऑप्शन में आपको कोई भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, ये चीज ध्यान रख लेना। तो पुराना वाला नॉर्मली हमेशा ज्यादा टैक्स की बचत कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करने में कोई बुराई नहीं। हो सकता है कि आप सैलरीड नहीं हो तो आपको एचआर का चक्कर नहीं हो सकता, हाउसिंग लोन वाले नहीं हो तो उसका चक्कर नहीं हो सकता है कि आपका 8-9 लाख रुपए है तो उस हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है आपके पैसे बच जाएं। इसीलिए कैलकुलेशन दोनों जगह पे जरूर करिएगा और अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से चूज करिए। और इन्वेस्टमेंट जो आरडी में आप करते हो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता 80C का, ये आपको पता रहना चाहिए। दोस्तों ये जो समय है ये हमारा इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग का पूरा समय है। तो सारे अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, जितने टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और जितने भी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या प्रोफेशनल्स हैं, सारे लोग अभी इस समय सबकी मदद करने में लगे हुए हैं। मैं भी चाहता हूं कि कुछ लोग वीडियो को देखकर कुछ मदद हो जाए। और आप लोगों को अगर कुछ डाउट लगता है टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।